टॉपिक है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप क्या है उसके बारे में बात करना है। आपने पढ़ा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके कई टाइप के होते हैं, जैसे एस, पी, डी एंड एफ। हमारे सिलेबस में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप है। सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं। एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं शेप में। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एस एटॉमिक ऑर्बिटल स्फेरिकल है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर हम साई और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, साई रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी घटती है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव स्लोप। दिस इज द ग्राफ फॉर वन एस ऑर्बिटल। जबकि टू एस ऑर्बिटल के लिए हमें ग्राफ इस तरीके से मिल रहा है। आपने देखा पहले तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी घट रही है, उसके बाद जीरो हो गई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये पॉइंट वो है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो रही है। लेकिन हम जानते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। यही कारण है कि साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, अगर साई की नेगेटिव वैल्यू आ भी गई है तो आप साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर वन एस ऑर्बिटल एज वेल एज फॉर टू एस ऑर्बिटल। तो वन एस ऑर्बिटल के लिए साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ जो है वो बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ द ग्राफ बिटवीन साई एज वेल एज आर फॉर वन एस ऑर्बिटल। अगर मैं बात कर रहा हूं टू एस एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, तो टू एस एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ इस तरीके से मिल रहा है। आपने देखा पहले न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी घट रही है। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, एंड द पॉइंट एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड एज नोड। इसको हम नोड कहते हैं। और आगे गए तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ रही है, उसके बाद फिर से घट रही है। सो दिस इज द graph between psi square as well as r which represents the probability of finding the electrons for 2s atomic orbital. clear? तो 1s ऑर्बिटल के लिए आपने देखा न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास तो मैक्सिमम है। न्यूक्लियस से आप दूर गए तो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी घट गई। इसका मतलब जो 1s ऑर्बिटल है उसका शेप स्फेरिकल है, लेकिन इसमें कोई भी नोड नहीं पाया जा रहा है। अगर 2s ऑर्बिटल की बात करेंगे तो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल का भी शेप स्फेरिकल है। इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। इससे दूर गए इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम हुई। एक रीजन ऐसा आया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड, यानी इसमें एक नोड पाया जा रहा है। ये वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। उसके बाद और आगे गए तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ी और फिर से घटी। सो इट रिप्रेजेंट्स वन एस ऑर्बिटल। ये आपका वन एस ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 2s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि इन दोनों के बीच में जो वेकेंट स्पेस है इट रिप्रेजेंट्स नोड बिकॉज हियर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ नोड्स को निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। जैसे अगर मैं 1s ऑर्बिटल की बात करूंगा तो 1s ऑर्बिटल में n की वैल्यू क्या है 1 माइनस एल। एस ऑर्बिटल के लिए एल इज जीरो माइनस वन, तो क्या हो गया 1 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये हो गया कि 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं पाया जाता, जीरो है। जबकि अगर हम 2s ऑर्बिटल की बात करें 2s की बात करें तो 2s के लिए n की वैल्यू जाएगी 2 माइनस एल। एस के लिए l की वैल्यू 0 माइनस वन, तो क्या हो गया 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1। 2s ऑर्बिटल में एक नोड पाया जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल में कुल कितने नोड्स पाए जा रहे हैं उसको पता लगा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द शेप्स ऑफ एस एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एस के बाद हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि पी एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। पी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो होता है डंप बेल इन शेप। डंप बेल का मतलब इसमें दो लोब्स होते हैं। ये तो एक पर्टिकुलर प्लेन है, ये लोब इस प्लेन के ऊपर की ओर है और ये वाला जो लोब है इस प्लेन के नीचे की तरफ। ठीक है, आपने देखा ये पॉइंट वो है जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द नोड और दिस स्पेसिफिक प्लेन इज कॉल्ड एज द नोडल प्लेन। सो यू आर सीइंग दैट p ऑर्बिटल इज डंप बेल इन शेप व्हिच हैव टू ऑर्बिटल्स। इन दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है
वो पॉइंट जहां पर ये दोनों ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। px ऑर्बिटल के लिए आपने देखा, अब हमारे जो p ऑर्बिटल्स हैं वो तीन होते हैं, px, py और pz। px का मतलब अगर x एक्सिस के अलोंग दोनों लोब्स p ऑर्बिटल के पाए जाए इट इज कॉल्ड एज px ऑर्बिटल। अगर p ऑर्बिटल y एक्सिस के अलोंग होता है इट इज कॉल्ड एज py ऑर्बिटल। और अगर p ऑर्बिटल आपका z एक्सिस के अलोंग है, ये z एक्सिस है, इसके अलोंग है, इट इज कॉल्ड एज pz ऑर्बिटल। तो these are the shapes of all the 3 p atomic orbitals. Question is now what is the shape of d atomic orbital? हमें पता है d ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डंप बेल होता है, इसमें दो डंप बेल होते हैं। d ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। dxy का मतलब अगर दोनों डंप बेल x और y, जो x और y एक्सिस है उनके बीच में पाए जाए इट इज कॉल्ड एज dxy। dyz का मतलब अगर y और z के बीच में दोनों डंप बेल्स पाए जाएं, द लोब्स ऑफ बोथ द डंप बेल्स आर फाउंड, इट इज कॉल्ड एज dyz। dzx का मतलब ये x हो गया, ये z हो गया, इनके बीच में अगर आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे तो दोनों लोब्स पाए जाएंगे डंप बेल के, देन इट इज कॉल्ड एज dzx। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब हो गया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग दोनों लोब्स पाए जाएं डंप बेल के, इट इज कॉल्ड एज dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। लास्ट वन इज dz स्क्वायर। dz स्क्वायर का मतलब है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसमें y एक्सिस के अलोंग आपका लोब पाया जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में बाहर की ओर z एक्सिस है, उसके अलोंग ये लोब आपका रोटेट करे लाइक दिस, इट इज कॉल्ड एज dz स्क्वायर ऑर्बिटल। सो दीज आर द शेप्स ऑफ 5d एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये हमने d ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बात की है कि d ऑर्बिटल्स का शेप डबल डंप बेल होता है और ये 5 होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है उसको देखते हैं। अगर हम डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अरेंज करें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, तो आपको जो भी डायग्राम मिलता है उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे हम जानते हैं 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद फिर 2s ऑर्बिटल की एनर्जी है, उसके बाद फिर 2p ऑर्बिटल की एनर्जी है, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s और 4s के बाद 3d। So if we are arranging the different atomic orbitals in the increasing order of their energy, तो जो आपको डायग्राम मिलता है उसी को कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। हम जानते हैं s orbital is 1 in number, that's why we are representing 1s, 2s, 3s and 4s by a single line. It represents one atomic orbital. p atomic orbitals are 3 in number, that's why we are representing 2p and 3p orbitals as 3 by 3 lines. d orbitals are 5 in number, that's why 3d atomic orbital is represented here in the form of 5 lines. Clear? So this is about the energy level diagram.